Hello and welcome to the Sardana Academy. In the previous session we discussed about Mauryan Empire. तो पिछले सेशन में हम लोगों ने मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस किया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अशोक ने सांची स्तूप की स्थापना की और फिर उसके बाद अशोक के बाद उसके बेटे जैसे दशरथ, फिर कुणाल, ऐसे राजा बनते हैं। और अशोक के बाद कोई भी ऐसा रूलर नहीं आया जिसने इतने बड़े एम्पायर को संभाल के रखा हो। और धीरे धीरे अशोक के बाद मौर्यन एम्पायर श्रिंक होती गई और फिर कोई भी इतना बड़ा रूलर नहीं आता है। लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज वृहद्रथ। मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर था वृहद्रथ। वृहद्रथ की हत्या उसी के ही कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और इस तरीके से पोस्ट मौर्यन एरा में, मतलब मौर्य वंश के बाद नेक्स्ट वंश आया शुंगा वंश, शुंग डायनेस्टी। तो वृहद्रथ वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड ही वाज assassinated by his अमात्य पुष्यमित्र and पुष्यमित्र established शुंगा डायनेस्टी। तो शुंगा डायनेस्टी 185 BC से इंडिया में इंट्रोड्यूस होती है। ये ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी, ब्राह्मण संप्रदाय था, क्योंकि अशोक और मौर्यंस ने जो वैदिक कल्चर था इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया और इसी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ बुद्धिज़्म का। और वैदिक कल्चर और ब्राह्मणिकल सोसाइटी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। तो उस कंडीशन में फिर से रीजुविनेट किया पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक कल्चर को और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ब्राह्मण ही धर्म अपनाया गया हो और बुद्धिज़्म पर कुठाराघात किया गया हो, बुद्धिज़्म को नष्ट किया गया हो, समाप्त किया गया हो। खैर, जो भी हुआ, मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट में तो यही मिलता है कि पुष्यमित्र और शुंग वंश के लोग अनार्य थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म पर कुठाराघात किया, बुद्धिज़्म को अंत किया। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी एविडेंस मिलता है कि शुंग वंश के टाइम पर भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट डेवलप हुए, बुद्धिस्ट स्कल्पचर डेवलप हुए। जैसे मौर्य काल में जो स्तूप बने वो कच्ची ईंटों के बने थे और मिट्टी की सहायता से उन्हें जोड़ा गया था। लेकिन शुंग वंश में भी स्तूप बनते हैं, जैसे भाजा का चैत्य और विहार, अजंता का नवा चैत्य मंदिर, नासिक तथा कार्ले के चैत्य, मथुरा की अनेक यक्षिणियों की मूर्तियाँ। तो इस टाइप से बहुत सारा डेवलपमेंट होता है पोस्ट मॉडर्न एरा में भी बुद्धिज़्म का। बुद्धिज़्म के समय, मतलब शुंग वंश के समय,
विदिशा का शुंग वंश के समय बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। विदिशा को आप समझ सकते हैं कि कैपिटल के रूप में विदिशा डेवलप हुई। संस्कृत का फिर से रिजुविनेशन हुआ, फिर से संस्कृत मेन लैंग्वेज बन गई शुंग वंश के टाइम पर। द शुंगा एम्पायर is a Magad dynasty that controlled north central and eastern India as well as part of northwest from around 185 to 73 BC। तो वैसे शुंग डायनेस्टी मगध की ही डायनेस्टी थी, लेकिन यहाँ उज्जैन, विदिशा, भरहूत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ शुंग डायनेस्टी का। भरहूत जो था, ये इंस्क्रिप्शन मिला है अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में भरहूत स्तूप का पता लगाया था। ये भरहूत स्तूप है। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में इसको डिस्कवर किया था। और फिर भरहूत स्तूप से उसके जो गेट है और उसका जो तोरण है, ये शुंग डायनेस्टी में ही बेसिकली बनाया गया। तो शुंग डायनेस्टी में भी स्कल्पचर का और आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द फॉल ऑफ इंडियन मौर्यन एम्पायर। द कैपिटल ऑफ द शुंगा डायनेस्टी वॉज पाटलिपुत्र। तो शुंग डायनेस्टी में पाटलिपुत्र ही मेन रूल प्ले करता है शुंगा एम्पायर का, लेकिन इसका एक्सपेंशन पाटलिपुत्र से लेकर के, बिहार से लेकर के उज्जैन तक देखने को मिलता है। प्रतिष्ठानपुर या पैठान जो जगह थी, प्रतिष्ठानपुर या पैठान, ये सातवाहन एम्पायर का गढ़ था आंध्र प्रदेश में। तो ये सातवाहन डायनेस्टी भी पोस्ट मौर्यन एरा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। हम लोग यहाँ मगध एम्पायर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मगध पर शुंग वंश का कब्जा था, मगध पर शुंग वंश का डोमिनेशन था। और लगभग अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के बाद 185 BC में शुंग वंश का डेवलपमेंट हुआ। When the Brihadrath, the last ruler of Mauryan Empire, was assassinated by his commander-in-chief पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंगा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया और लगभग 36 वर्ष 36 ईयर्स तक वो मगध एम्पायर को कंट्रोल करता रहा। और ऑलमोस्ट 151 में पुष्यमित्र शुंग की डेथ हुई। और उसके बाद उसका बेटा अग्निमित्र अगला रूलर बना मगध में शुंग वंश का। द शुंगास वर सक्सीडेड बाय कन्वा डायनेस्टी अराउंड 73 BC। तो 185 BC से लेकर के 73 BC तक शुंग वंश का रूल रहा और 73 BC से कन्वा डायनेस्टी डेवलप होती है। देवभूति इसका लास्ट रूलर था और शुंग वंश का लास्ट रूलर देवभूति था। और देवभूति की हत्या वासुदेव नाम के एक व्यक्ति ने की और वासुदेव ने फिर कन्वा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। तो यहाँ पर
पुष्यभूति शुंग की हम लोग, पुष्यमित्र शुंग की हम लोग बात कर रहे हैं। किंगडम ऑफ पुष्यमित्रा वॉज एक्सटेंडेड अप टू नर्मदा इन द साउथ एंड कंट्रोल्ड जालंधर एंड सियालकोट इन पंजाब in the northwestern region and the city of उज्जैन in central India। तो उज्जैन से लेकर के पंजाब के सियालकोट और जालंधर तक, जबकि साउथ में नर्मदा तक पुष्यमित्र शुंग ने शुंगा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश कर रखा था। शुंगा रूलर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पुराणास लास्टेड फॉर 112 ईयर्स। मगधा वॉज द न्यूक्लियस ऑफ द किंगडम। तो अगर पुराणों की माने तो पुराणों के अनुसार शुंग वंश 112 साल तक मगध एम्पायर पर शासन करता है। लास्ट रूलर शुंगा डायनेस्टी का था देवभूति। 83 बीसी से लेकर के 73 बीसी तक देवभूति मगध पर शुंगा डायनेस्टी को रूल करता रहा, लेकिन फिर ही वॉज असैसिनेटेड बाय हिज मिनिस्टर वासुदेव कन्व, और वासुदेव कन्व ने देवभूति की हत्या की और कन्वा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। द शुंगा डायनेस्टी वॉज देन रिप्लेस्ड बाय सबसीक्वेंट कन्वा। तो शुंगा डायनेस्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस तब होता है जब एक ग्रीक जिसका नाम था हेलियोडोरस इंडिया मतलब मगध में आया, और ये आया था बेसिकली विदिशा में। तो ये तक्षशिला का रूलर था जिसका नाम था एंटियालकीड्स। एंटियालकीड्स ने हेलियोडोरस को विदिशा भेजा अपना एम्बेसडर बना के, अपना दूत बना के, और हेलियोडोरस ने शैव मत स्वीकार किया और शैव धर्म, शिव की भक्ति करने लगा और विष्णु का उपासक हो गया। और विष्णु और शैव मतावलंबी होकर के, वैसे जो हेलियोडोरस का इंस्क्रिप्शन मिलता है, हेलियोडोरस पिलर विदिशा में, इसमें वासुदेव कृष्ण का डिवोशन माना जाता है। वैष्णवाइट थिंकिंग, वैष्णविज्म को कंसिडर करने वाला माना जाता है हेलियोडोरस। The pillar is also one of the earliest surviving records of foreign convert into Vaishnavism। तो ये सबसे ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है जिसमें ये पता चलता है कि एक फॉरेनर ने वैष्णविज्म को अडॉप्ट किया और वैष्णवाइट बन गया। तो ये सबसे एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जिसमें वैष्णविज्म एक फॉरेनर के द्वारा अडॉप्ट किया गया, ये एविडेंस मिलता है। तो विदिशा का गरुण ध्वज, इसे गरुण ध्वज भी कहा जाता है, विदिशा में ये मिलता है। लिटरेचर, तो शुंग वंश का जो सेकेंड रूलर था अग्निमित्र जो पुष्यमित्र का बेटा था, तो इसी के ऊपर कालिदास ने एक बुक लिखी। इस बुक का नाम था मालविकाग्निमित्र। कालिदास ने ये बुक लिखी थी। तो मालविका और अग्निमित्र का एक रोमांटिक एंगल इसमें डेवलप किया है कालिदास ने। मालविकाग्निमित्र रेफर्स टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पुष्यमित्र एंड यज्ञसेन, किंग ऑफ विदर्भ। तो यज्ञसेन जो किंग था विदर्भ का,
इसके बीच पुष्यमित्र और यज्ञसेन की लड़ाई मालविकाग्निमित्र में भी शो की गई है। और इसमें शुंग की विजय के बारे में दिखाया है कालिदास ने। वैसे कालिदास जो थे ये गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट पोएट थे, बहुत बाद में आए। अभी तो पोस्ट मौर्यन एरा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पोस्ट मौर्यन एरा में जो डायनेस्टीज डेवलप हुई, फिर उसके बाद गुप्ता एरा आएगा और फिर गुप्ता एरा के बाद पोस्ट गुप्ता एरा आएगा। तो फिलहाल हम लोग शुंग डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो शुंग डायनेस्टी में कालिदास ने शुंग डायनेस्टी का जिक्र किया है। इसके अलावा पतंजलि जो थे योग शास्त्र से रिलेटेड हैं, योग सूत्र लिखा पतंजलि ने और संस्कृत व्याकरण की महाभाष्य भी लिखी पतंजलि ने संस्कृत में। तो इस तरीके से लिटरेचर तो डेवलप हुआ शुंगा डायनेस्टी में, योग सूत्र और महाभाष्य। देखिए ये दी योग सूत्रास ऑफ पतंजलि, द बुक ऑफ स्पिरिचुअल मैन। तो ये सबसे पहली बार योग को पॉपुलर किया पतंजलि ने शुंगा डायनेस्टी में और संस्कृत व्याकरण डेवलप की महाभाष्य के फॉर्म में पतंजलि ने। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कण्वा डायनेस्टी के बारे में। द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी वॉज देवभूति और देवभूति की हत्या उसी के ही मिनिस्टर वासुदेव ने की और वासुदेव ने कण्वा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। कण्वा डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज कण्वायानाज, द सक्सेसर ऑफ शुंगास इन द नॉर्दर्न इंडिया किंगडम ऑफ मगधा, हु रूल्ड अबाउट 72 to 28 BC। तो लगभग 73 BC से लेकर के 28 BC तक कण्वा डायनेस्टी का रूल माना जाता है। The Puranic literature shows that the Kanva dynasty ruled from पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से कण्वा डायनेस्टी ने रूल करना स्टार्ट किया। मगधा इन दी ईस्टर्न इंडिया, दी फॉर्मर कैपिटल ऑफ शुंगा एम्पायर। मतलब पहले शुंगा एम्पायर की पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, फिर बाद में विदिशा डेवलप हुई। उनके कॉइन्स में, शुंगा डायनेस्टी के कॉइन्स में और स्कल्पचर्स में विदिशा का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है सेंट्रल इंडिया में। और लेटर शुंग विदिशा को ही फोकस करते हैं, जैसे हेलियोडोरस अभी बात की थी। हेलियोडोरस का इंस्क्रिप्शन गरुण ध्वज ये विदिशा में ही मिला। तो वहाँ बाद में लेटर ईयर्स में कण्वा डायनेस्टी ज़्यादा फ्रूटफुल हुई, ज़्यादा डेवलप हुई 73 BC में। वासुदेव वॉज इनिशियली अ मिनिस्टर ऑफ शुंगा एम्परर देवभूति, हु देन असैसिनेटेड द फॉर्मर एम्परर एंड यूसर्प द थ्रोन। वासुदेवा वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन भूमिमित्र। तो भूमिमित्र वासुदेव का पुत्र था और इसका एविडेंस मिलता है कण्वा डायनेस्टी में। तो देखिए यहाँ पर कण्वा डायनेस्टी के टाइम पर मगध केवल इतना ही एरिया में श्रिंक होकर के रह गया था। द कण्वा किंग्स वर ब्राह्मण्स, दे वर descendants of सेजा सौभारी। तो ये भी जैसे शुंग डायनेस्टी ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी, वैसे ही कण्वा डायनेस्टी भी ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी। और ये सौभारी नामक एक सेज, एक संत थे, इनके डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। दी डिफीट ऑफ द कण्वा डायनेस्टी बाय सातवाहना डायनेस्टी वॉज द लोकलाइज्ड इवेंट इन सेंट्रल इंडिया। तो ज़्यादातर एविडेंसेस कण्वा डायनेस्टी के सेंट्रल इंडिया में मिलते हैं, विदिशा और उज्जैन के आसपास मिलते हैं। यहाँ
सेंट्रल इंडिया के बाद साउथ में गोदावरी के नीचे सातवाहन डायनेस्टी का डेवलपमेंट होता है, आंध्र रूलर सातवाहना। तो कन्वा डायनेस्टी के रूलर सातवाहना डायनेस्टी से हार गए और सातवाहना डायनेस्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई 28 BC तक। However, numismatic and epigraphic evidence suggests that Magadha itself came under the hegemony of the Mitra dynasty of Kaushambi from the 1st century BC until 2nd century BC। तो कौशाम्बी के रूलर थे मित्रा डायनेस्टी के लोग। तो ये भी एविडेंस मिलता है कि कन्वा डायनेस्टी मित्रा डायनेस्टी के प्रभाव में आ गई और मित्रा डायनेस्टी प्रथम शताब्दी से दूसरी शताब्दी तक ज़्यादा फ्रूटफुल रही, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही, ज़्यादा सिग्निफिकेंट रही। Thus, after the short reign of about 45 years, 75 BC से लेकर के ऑलमोस्ट 75 BC से लेकर के 30 BC तक ये 45 ईयर्स कन्वा डायनेस्टी के माने जाते हैं। और फिर इसके बाद कन्वा डायनेस्टी डिसअपियर हो गई और विद देम वैनिश्ड द नेम एंड फेम ऑफ मगधा एम्पायर। और फिर इन 45 ईयर्स में कन्वा डायनेस्टी के 4 रूलर्स का नाम देखने को मिलता है। फाउंडर वासुदेव कन्व, फिर उसका बेटा भूमिमित्र, फिर नारायणा एंड द लास्ट रूलर ऑफ कन्वा डायनेस्टी वाज सुशर्मन। तो सुशर्मन 38 BC से लेकर के 28 BC तक कन्वा डायनेस्टी को रूल करता है। अब सुशर्मन जो था ये धीरे धीरे ये लोग वैनिश हो गए और सातवाहना डायनेस्टी से इन्हें टक्कर मिलने लगी और सातवाहना डायनेस्टी का रूलर था सिमुक। सिमुक असैसिनेटेड सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या सिमुक नाम के एक मिनिस्टर के द्वारा कर दी गई और सिमुक ने यहाँ भी सेंट्रल इंडिया में भी सातवाहन डायनेस्टी को डेवलप किया। तो जैसे आप देख पा रहे हैं उज्जैनी और उज्जैनी से कितने ऊपर तक सातवाहना डायनेस्टी डेवलप हुई, जबकि सातवाहना डायनेस्टी मौर्यन एम्पायर के बाद आंध्र प्रदेश में डेवलप हो चुकी थी और इन्हें आंध्र सातवाहना डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। सातवाहना डायनेस्टी वाज एन इंडियन फैमिली that according to some interpretations based on the Puranas belong to the आंध्र जाति। आंध्र प्रदेश के आंध्र जाति के लोग थे, तेलुगु स्पीकिंग लोग थे ये। और ये पहले डेक्कनीज थे, पहले दक्षिणपंथी थे जिन्होंने दक्षिण में दक्षिण पंथ की स्थापना की, दक्षिणापथ की स्थापना की। At the height of their power, the Satavahanas held distant areas of western and central India. On the strength of Puranic evidence, the beginning of Satavahana ascendancy can be dated to late in 1st century BC, although some authorities trace the family to the 3rd century BC. तो वैसे पहली शताब्दी, प्रथम शताब्दी में सातवाहना डायनेस्टी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलता है। कुछ हिस्टोरियंस 1st सेंचुरी को मानते हैं जबकि कुछ हिस्टोरियन 3rd सेंचुरी को मानते हैं। द सातवाहनास इमर्ज्ड एज द क्रिटिकल डायनेस्टी इन द पोस्ट मॉडर्न एज एंड मोस्ट ऑफ अदर नॉलेज अबाउट द सातवाहनास कम्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शनल एंड न्यूमिस्मैटिक एविडेंसेस। तो बहुत सारे कॉइन से, मुद्राओं से हमें सातवाहन के बारे में पता चलता है। इसके अलावा कुछ इंस्क्रिप्शन भी हैं जो सातवाहन डायनेस्टी के बारे में बताते हैं, जैसे नासिक इंस्क्रिप्शन और नानाघाट इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ से हमें सातवाहन डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। 60 BC से लेकर के 240 AD तक
सातवाहन डायनेस्टी का रूल रहा। गिरनार स्टेट गुजरात से लेकर के लगभग पूरा सेंट्रल इंडिया सातवाहन डायनेस्टी से प्रभावित था, सातवाहन डायनेस्टी के अंडर में था। सातवाहन डायनेस्टी में शातकर्णी टाइटल, मतलब शातकर्णी नाम के अंत में यूज़ किया जाता था, जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी या फिर ऐसे और भी बहुत सारे शातकर्णी टाइटल देखे गए। वशिष्ठ पुत्र शातकर्णी, यज्ञश्री शातकर्णी, तो बहुत सारे शातकर्णी नाम सातवाहन डायनेस्टी में देखने को मिलते हैं। हाल नाम का एक रूलर मिलता है जो इनिशियल स्टेज में, इनिशियल टाइम में सातवाहना डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। अगर मतलब प्रारंभिक राजाओं के युद्ध में शातकर्णी प्रथम है, अगर युद्ध के टाइम पर देखा जाए तो शातकर्णियों का नाम ज़्यादा आता है। अगर पीस टाइम में देखा जाए, शांति काल में देखा जाए, तो हाल का नाम सातवाहन डायनेस्टी के रूलर के रूप में बहुत लिया जाता है। हाल एक बड़ा ऋषि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। तो विद्वान, कवि और जो राजा थे उनमें सबसे ज़्यादा पीसफुल टाइम में हाल का नाम लिया जाता है। गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में उसने एक मुक्तक काव्य की रचना की है। तो गाथा सप्तशती एक प्राकृत लैंग्वेज का लिटरेचर है। प्राकृत लैंग्वेज का ये लिटरेचर है जिसमें हाल का वर्णन देखने को मिलता है। सिमुक 235 BC से 212 BC was the founder of Satvahana dynasty and ruled for about 23 years। तो सिमुक फाउंडर था सातवाहना डायनेस्टी का। सिमुक के बाद कृष्णा, फिर शातकर्णी, फिर गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र शातकर्णी, शिवा स्कंदा शातकर्णी, यज्ञश्री शातकर्णी। तो ये रूलर्स सातवाहन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। सातवाहन डायनेस्टी के रूलर्स माने जाते हैं ये सारे के सारे। जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी 106 ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी तक रहता है। 106 AD से 130 AD तक गौतमी पुत्र शातकर्णी का नाम सामने आता है। और गौतमी पुत्र शातकर्णी इस वंश का 23वां 23rd डेसेंडेंट था, 23rd रूलर माना जाता है सातवाहना डायनेस्टी का। उसने अपने को एक मात्र ब्राह्मण कहा, शकों को हराया और क्षत्रिय शासकों के दर्प को चूर किया। तो बहुत ज़्यादा इसने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं और ब्राह्मण डेसेंडेंट का बताया है अपने आप को। और इसने बहुत शकों को भी, जो शक फॉरेन इन्वेडर्स थे, इनको भी हराया गौतमी पुत्र शातकर्णी ने। इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इनकी
माँ वनश्री के नासिक प्रशस्त्री से देखने को मिलती है। तो अभी हम लोगों ने देखा था ना, नासिक और नाना घाट, ये इंस्क्रिप्शन जो है ना, ये सातवाहनों से रिलेटेड हैं, सातवाहनों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने वेश कटवा स्वामी की उपाधि धारण की और वेणकटक नामक नगर की स्थापना की। वेणकटक, वेणकटक, वेणकटक की टाइटल गौतमी पुत्र शातकर्णी ने अडॉप्ट किया और वशिष्ठ पुत्र शातकर्णी, गौतमी पुत्र के बाद उसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र शातकर्णी राजा बना 130 AD से 154 AD तक। 130 AD से 154 AD तक वशिष्ठ पुत्र शातकर्णी का समय रहता है, जो कि गौतमी पुत्र शातकर्णी का बेटा हुआ करता था। इसने पैठान अपनी राजधानी को बनाया। प्रतिष्ठानपुर या पैठान कहा जाता है। प्रतिष्ठानपुर या पैठान कहा जाता है सातवाहनों की राजधानी, जिसे वशिष्ठ पुत्र शातकर्णी ने डेवलप किया था। ये गोदावरी नदी के किनारे औरंगाबाद जिले में बनाई गई थी। वशिष्ठ प्रतिष्ठानपुर या पैठान गोदावरी नदी के किनारे औरंगाबाद जिले में बसाई गई थी। इसे वशिष्ठ पुत्र शातकर्णी ने डेवलप किया। पुलवामी के विषय में अमरावती से प्राप्त एक लेख से जानकारी मिलती है। इसके समय में ही अमरावती के बौद्ध स्तूपों के चारों ओर वेदिनी का निर्माण किया गया। तो सातवाहन डायनेस्टी में भी बुद्धिज़्म के स्कल्पचर्स और स्तूपास बनाए गए। सातवाहन वंश का अंतिम शासक, लास्ट रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी वाज यज्ञश्री शातकर्णी। ये लास्ट रूलर था सातवाहना डायनेस्टी का। और यज्ञश्री शातकर्णी शकों से लड़ाई करता है और शकों को कई जगहों पर हराता भी है, समाप्त भी करता है। तो इसका लास्ट रूलर का एविडेंस यज्ञश्री शातकर्णी के रूप में मिलता है। फिर आते हैं कुषाण डायनेस्टी के लोग। कुषाण एम्पायर का डेवलपमेंट होता है। कुषाण वैसे इंडियंस नहीं थे, ये फॉरेन से आए थे और मेनली चाइनीज़ ट्राइब हुआ करती थी। चाइना से ओरिजिन मिलता है कुषाण डायनेस्टी का। चाइना में इन्हें यूची ट्राइब कहा जाता था। यूची ट्राइब के रूप में जाना जाता था चाइना में कुषाण को। और जब ये इंडिया में आए तो अपना नाम इन्होंने कुषाण रख लिया। इसका फाउंडर था कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस और कडफिसेस वन भी कहते हैं, कडफिसेस फर्स्ट भी कहा जाता है कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर को या रूलर को। ये कुजुल कडफिसेस जो था, कुजुल कडफिसेस या कडफिसेस वन, प्रारंभिक सिक्कों में इसी का नाम देखने को मिलता है कुषाण डायनेस्टी में। He established his supremacy over काबुल, कांधार, अफ़गानिस्तान। तो काबुल, कांधार और अफ़गानिस्तान में
कैडफिसेस वन का रोल देखने को मिलता है। इसने रोमन कॉइन्स को इमिटेट करके तांबे के सिक्के, कॉपर कॉइन्स चलाए। कैडफिसेस फर्स्ट ने या कुजुल कैडफिसेस ने, और फिर इसके बाद इसका बेटा आया जिसका नाम था विम कैडफिसेस। विम कैडफिसेस और सदशकना, तो विम कैडफिसेस भी नाम मिलता है और सदशकना भी नाम मिलता है। 80 एडी से लेकर के 95 एडी तक विम कैडफिसेस का रोल रहा और इसने तक्षशिला और पंजाब को जीता और तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार करके इसने वहाँ पर कुषाण डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। And he is considered as the real founder of कुषाणा डायनेस्टी। तो विम कैडफिसेस को रियल फाउंडर माना जाता है कुषाण डायनेस्टी का। 95 एडी से लेकर के 127 एडी तक विम कैडफिसेस का रूल रहा। Huge quantities of Roman gold coins discovered during this time period demonstrate India's affluence at the time as well as the rising trade with the Romans। तो रोमन्स के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई और रोमन कॉइन्स को इमिटेट किया गया इंडिया में, और गोल्ड कॉइन्स सबसे पहले इश्यू किए विम कैडफिसेस ने इंडिया में। अभी हम लोगों ने देखा था कैडफिसेस वन ने कॉपर कॉइन्स चलाए थे, जबकि उसके बेटे विम कैडफिसेस ने गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया भारत में। एज एविडेंसेस बाय द कॉइन्स ही इश्यूड ही वॉज अ शिवा डिवोटी। तो ये शैव संप्रदाय का फॉलोअर था, शिवा डिवोटी माना जाता है विम कैडफिसेस को। तो ये थे फॉरेन ट्राइब्स, बट दे इंट्रोड्यूस्ड इंडियन कल्चर। तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया विम कैडफिसेस के बारे में, जिसने गोल्ड कॉइन्स को इश्यू किया था सबसे पहली बार इन दी पोस्ट मॉडर्न एरा। पोस्ट मॉडर्न एरा में सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन्स विम कैडफिसेस ने इश्यू किए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डिसेंडेंट आया कुषाण डायनेस्टी में, वो था कनिष्क। कनिष्क का नाम इसलिए जाना जाता है क्योंकि कनिष्क ने दो काम बहुत ही इंपॉर्टेंट किए। एक तो 75 एडी में इसने शक संवत को इंट्रोड्यूस किया। ये शक संवत आज भी चलता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अपना ऑफिशियल कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ऑफिशियल कैलेंडर के रूप में मान्यता दी हुई है। हिंदुओं में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो सब शक संवत के अकॉर्डिंग ही मनाए जाते हैं। तो ये कनिष्क ने चलाया 78 एडी में, और दूसरा इसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया था। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क ने इंट्रोड्यूस की थी। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कनिष्क डायनेस्टी के बारे, कनिष्क के बारे में, जो कि कुषाण रूलर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर माना जाता है, सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर माना जाता है। 127 एडी से लेकर के 150 एडी तक कनिष्क का रूल रहा। He is often regarded as the greatest ruler and a renowned king of ancient India। और इसे ये सन था विम कैडफिसेस का, बेटा था विम कैडफिसेस का। इसने अपनी पहली राजधानी बनाया पुरुषपुर, फर्स्ट कैपिटल थी इसकी पुरुषपुर।
ये पुरुषपुर आजकल पेशावर के नाम से जानी जाती है, जो पाकिस्तान में है, पेशावर। और सेकंड कैपिटल उसने बनाया मथुरा को। तो पहले इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर हुआ करती थी, फिर बाद में इसकी राजधानी बन गई मथुरा। अफगानिस्तान, पार्ट्स ऑफ सिंधु, पार्थिया, पंजाब, कश्मीर, पार्ट्स ऑफ मगध इंक्लूडिंग पाटलिपुत्र, मालवा, बनारस, may be part of Bengal, Khotan, Kashgar, Yarkand were all part of his realm. Last three in modern China. तो ये जो तीन है ना, खोतान, काशगर और यारकंद, आजकल ये चाइना में है, उस समय इंडिया में थे। और इसीलिए ये ट्राइब जो है चाइनीज़ ट्राइब के रूप में, यूची ट्राइब के रूप में जानी जाती है, कुशान ट्राइब के रूप में। इसके अलावा गांधार, पेशावर, अवध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, मथुरा, ये सब कनिष्क के ही सुपरविजन में था, कनिष्क के ही डोमिनेशन में था। पार्ट्स ऑफ उज़्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान वर इंक्लूडेड इन हिज एम्पायर। तो उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान तक के थोड़े थोड़े से पार्ट, पूरा उज़्बेकिस्तान और पूरा ताजिकिस्तान नहीं, थोड़ा पार्ट उज़्बेकिस्तान का और थोड़ा सा पार्ट ताजिकिस्तान का, ये दोनों के दोनों पार्ट भी इंडिया में कनिष्क के ही एम्पायर में इंक्लूडेड थे, शामिल थे। तो इतना बड़ा एम्पायर कनिष्क ने डेवलप किया, इसीलिए मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रूलर ऑफ कुशान डायनेस्टी माना जाता है कनिष्क को। पेशावर, देन नोन एज पुरुषपुर, वॉज हिज प्राइमरी कैपिटल। तो पुरुषपुर या पेशावर इसकी पहली राजधानी हुआ करती थी, फर्स्ट कैपिटल हुआ करती थी। फिर इसने मथुरा को अपनी राजधानी बना लिया था। हिज सेकेंड कैपिटल वॉज मथुरा। ही इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रॉट द बुद्धिस्ट मॉन्क अश्वघोष टू हिम टू पेशावर आफ्टर कैप्चरिंग पाटलिपुत्र। तो माना जाता है कि जब इसने पाटलिपुत्र को जीता तो पाटलिपुत्र से अश्वघोष नाम के एक बुद्धिस्ट स्कॉलर इसको मिले, जिन्होंने इसको बुद्धिज़्म की ओर आने को इन्फ्लुएंस किया, मोटिवेट किया। एंड देन ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म, तब उसने बुद्धिज़्म स्वीकार कर लिया। पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक एंड माथर वर अमंग द स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट। तो इसके कोर्ट में बहुत बड़े बड़े, बहुत रिनाउंड स्कॉलर्स थे, जैसे पार्श था, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक और माथरा नाम के स्कॉलर्स कनिष्क के दरबार में थे। ही ऑल्सो फेवर्ड एजेसिलॉस, अ ग्रीक इंजीनियर। तो इसने एजेसिलॉस नाम के एक ग्रीक इंजीनियर का भी इसने ऐसा फेवर किया, उसको भी सपोर्ट किया, कंट्रोल किया, एजेसिलॉस नाम के एक इंजीनियर को। और कनिष्क का टाइम इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर के कुंडल वन में ऑर्गेनाइज करवाई थी और इसका चेयरमैन बनाया था। कश्मीर में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन बनाया था वसुमित्र को और डेप्यूटी चेयरमैन बनाया था अश्वघोष को। तो वसुमित्र चेयरमैन थे एंड अश्वघोष वॉज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड बाय कनिष्क। इसने कनिष्क में एक शहर भी बसाया। कनिष्क ने कश्मीर में एक शहर भी बसाया और इसका नाम कनिष्कपुर रखा। कनिष्कपुर, ये एविडेंस हमें राज तरंगिणी से मिलता है।
राजतरंगिणी जो था ये कल्हण ने लिखा था। राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी है और राजतरंगिणी को एंशियंट टेक्स्ट, एंशियंट एविडेंस ऑफ कश्मीर माना जाता है। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी और राजतरंगिणी को एंशियंट एविडेंस ऑफ कश्मीर माना जाता है। इसमें ये एविडेंस मिलता है कि इसने कश्मीर पर अधिकार किया कनिष्क ने, और इसमें एक शहर भी बसाया जिसका नाम था कनिष्कपुर। हो सकता है कनिष्कपुर नाम से ही फिर लेटर ईयर्स में ये कश्मीर बन गया हो। तो पहले इसे कुंडल वन कहा जाता था, मतलब एंशियंट टेक्स्ट में कुंडल वन के नाम से एड्रेस किया गया है। Although he was religiously tolerant, he was a Buddhist supporter. His coin features deities from Indra, Greece. His coins feature deities from India, Greece and Zoroastrian. तो ये बुद्धिस्ट था कनिष्क। बुद्धिस्ट फॉलोअर होने के साथ साथ इसके सिक्कों में भारत के बहुत सारे देवी देवता, ग्रीस के बहुत सारे देवी देवता और पारसी धर्म जो है ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ये पारसी धर्म, ईरानियन रिलीजन ज़ोरास्ट्रियन, इसके भी देवी देवता कनिष्क के सिक्कों में देखने को मिलते हैं। ही वॉज ऑल्सो एन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पेट्रन। अंडर हिज लीडरशिप द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश। तो कनिष्क के टाइम पर भारत में कला और मूर्ति कला के, आर्ट एंड स्कल्पचर के दो विधाएं विकसित हुई। एक गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और दूसरी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में महात्मा बुद्ध को ग्रीक गॉड के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। ग्रीक गॉड की तरीके से गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में भगवान बुद्ध को दिखाया गया है, जबकि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में इनको इंडियन गॉड के रूप में दिखाया गया है, भारतीय भगवानों के रूप में दिखाया गया है भगवान बुद्ध को। ही वॉज ऑल्सो अ मेजर प्रोपोनेंट ऑफ महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म विच ही वॉज ग्रेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग थ्रू आउट चाइना। तो ये बुद्धिज्म के महायान सेक्ट का फॉलोअर था। महायान में भगवान बुद्ध की मूर्तियां बना बना करके उनकी उपासना की जाती है और चेंज गोअर्स होते हैं ये। तो ये रेस्पॉन्सिबल माना जाता है चाइना में बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए। तो ये देखिए गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में भगवान बुद्ध की इस टाइप से मूर्तियां बनाई गई और ग्रीक गॉड के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, जबकि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में इंडियन गॉड्स के रूप में भगवान बुद्ध को रिप्रेजेंट किया गया। तो ये दो टाइप के आर्ट एंड स्कल्पचर के फॉर्म कनिष्क के टाइम पर डेवलप हुए इंडिया में, और कनिष्क का कंट्रोल पूरे सिल्क रूट पर डेवलप हो चुका था। पूरा का पूरा सिल्क रूट कनिष्क के कंट्रोल में था, कनिष्क के सुपरविजन में था। तो सिल्क रूट क्या होता था कि चाइना से, जो यहाँ पर ये चाइना था, चाइना से डेवलप्ड जो सिल्क था, इस सिल्क को ईरान ले जाया जाता था बेचने के लिए और इसको इंडिया से होते हुए ले जाया जाता था। तो इसे सिल्क रूट कहा जाता था और इस पूरे के पूरे सिल्क रूट पर कनिष्क का सुपरविजन था, कनिष्क का कंट्रोल था। तो कनिष्क लगभग कनिष्क का जो टाइम था ये 127 AD से लेकर के 150 AD तक माना जाता है। लगभग ऑलमोस्ट 25 ईयर्स का टाइम कनिष्क का रहा
इंडिया में, और इसने 78 AD में शक संवत नाम का एक कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया, जो आज भी एज इट इज़ चलता है, हिंदुओं का कैलेंडर माना जाता है, जिसके आधार पर हिंदू त्यौहार, होली, दिवाली और जितने भी त्यौहार होते हैं वो सब शक संवत के अकॉर्डिंग ही सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो कनिष्क ने इस्टेब्लिश किया था 78 AD में। तो वैसे तो ये बुद्धिस्ट था, लेकिन ये हर रिलीजन को हर रिलीजन को फॉलो करता था, हर रिलीजन इसके टाइम पर फ्लरिश हुआ। और ये यूची ट्राइब चाइना से आई थी और यहाँ इंडिया में आकर के कुषाण के नाम से डेवलप हुई। कनिष्क की खुद की मूर्तियां भी मिली हैं, जैसे महास्थान नाम से महास्थान एक जगह है, ये बोगरा में जगह है। आजकल इसे बोगरा कहते हैं, उस समय इसको महास्थान कहा जाता था। तो महास्थान बोगरा में पाई गई सोने की मूर्ति, सोने की मुद्रा पर कनिष्क की खड़े पोस्चर में, स्टैंड अप पोस्चर में एक मूर्ति मिली है, जिसके आधार पर कनिष्क को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये महास्थान बोगरा में सोने की मुद्रा पर अंकित की गई है कनिष्क की मूर्ति। इसके अलावा कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अश्वघोष को इसने जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसका डेप्यूटी चेयरमैन बनाया था, और उसी से प्रभावित होकर के कनिष्क बुद्धिज्म को अडॉप्ट करता है अश्वघोष के द्वारा। बौद्ध धर्म को महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय में ही हुआ। तो कनिष्क कनिष्क बुद्धिज्म के महायान सेक्ट का फॉलोअर था, और कनिष्क के बाद हुविष्क नाम का एक और डिसेंडेंट हुआ, जो कुषाण वंश का ही माना जाता है। और हुविष्क ने 106 AD से लेकर के 136 AD तक रूल किया। तो कुषाण डायनेस्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर कनिष्क को ही माना जाता है, और फिर 150 AD के बाद कुषाण डायनेस्टी का धीरे धीरे डिक्लाइनिंग फेज आ गया और कुषाण डायनेस्टी भी ख़त्म हो गई, और फिर एक नई डायनेस्टी का डेवलपमेंट हुआ जिसे गुप्ता एम्पायर या गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता पीरियड कहा जाता है। तो ये दो, मतलब एक मौर्य और एक गुप्ताज, ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े बेंचमार्क रूल सेट किए। तो मौर्य एम्पायर और पोस्ट मौर्यन एरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में, और फिर उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में, और फिर इंडिया में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।